अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इल्यूमिनेटर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर्स की, जो कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स से रेलेवेंट है। तो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो एक मुल्क की जो इकॉनमी है उसको समझने में हमें हेल्प करते हैं, और इसकी मदद से जनरल पब्लिक और बिज़नेस और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि उनकी कंट्री जो है वो कहाँ जा रही है। तो इस वजह से ये जो सीरीज़ है तैयार की जा रही है, ताकि इसकी मदद से आप लोग जो हैं एक मुल्क की इकॉनमी को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। हम ना सिर्फ अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए बल्कि किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और उसमें जो है वो माइग्रेट करने के लिए भी उसके इकनॉमिक इंडिकेटर्स को देखकर उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर बनाया जाएगा उसका आज पहला लेक्चर है, और उसके अंदर हम इकनॉमिक इंडिकेटर्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। और फिर इसके बाद सेपरेट लेक्चर्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर हर इकनॉमिक इंडिकेटर को अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा और उसकी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी मदद से आप उस इकनॉमिक इंडिकेटर को आराम से समझ सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में हम इकनॉमिक इंडिकेटर्स की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे उसके बारे में आपको क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये समझना है कि इकॉनमी होती क्या है, क्योंकि इकनॉमिक इंडिकेटर के अंदर पहला लफ्ज़ क्योंकि इकॉनमी आ रहा है तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इकॉनमी क्या है। उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि भई ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और फिर इकनॉमिक इंडिकेटर्स की दो तरीके से क्लासिफिकेशन है, एक जो है बाय टाइम है वो भी हम पढ़ेंगे, और बाय डायरेक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इकॉनमी क्या है और इकॉनमी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इकॉनमी को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि इकॉनमी वो एरिया है जहाँ पर दर्ज झेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? प्रोडक्शन की जाएगी, एक्सचेंज किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड कंजम्पशन की जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। मतलब ये चार एक्टिविटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज से रेलिवेंट जिस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में परफॉर्म की जाए, उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? इकॉनमी कहते हैं। तो जैसे पाकिस्तान इकॉनमी की हम बात करें तो पाकिस्तान इकॉनमी को अगर हमें देखना है तो हम पाकिस्तान की ये चारों जो है वो एक्टिविटीज़ देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मुतालिक वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस से मुतालिक वो क्या कर रहा है और क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस से मुतालिक उसने क्या किया है, और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस से मुतालिक क्या किया है। तो इकॉनमी एक्सप्लेन होगा, यानी हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, तो ये इकॉनमी कहलाती है। अब ये जो इकनॉमी के अंदर प्रोडक्शन और एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह परफॉर्म करते हैं वो होते कौन हैं? तो जो अपनी इकॉनमी में प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म करते हैं उन्हें हम इकनॉमिक एजेंट्स कहते हैं। और इकनॉमिक एजेंट्स क्या हैं? जो इनसे मुतालिक डिसीजन मेकिंग करेंगे कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगी किस तरीके से। तो देखिए चार हमारे पास इकॉनमी के अंदर जो है वो एजेंट्स पाए जाते हैं। एक कंज्यूमर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है यूटिलिटी हासिल करने के लिए, एक कंज्यूमर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है प्रॉफिट हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के तौर पर यूज़ करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले जो हमारे एजेंट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक मुल्क में मौजूद जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन से मुतालिक फ़ैसले हैं वो ये चारों जो हैं एजेंट्स करते हैं, और ये चारों एजेंट्स मिलकर इस बात का फैसला करते हैं कि एक मुल्क में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे कैसे परफॉर्म की जाएंगी। तो इकनॉमी को देखने के लिए इकनॉमिक एजेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें देखना पड़ता है। अब एक इकॉनमी में वो एरिया जिसके अंदर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज हो रहा है, उस एरिया के बारे में हमें ये जानना है कि वो एरिया जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है या वो एरिया जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, क्या उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको ये जानना है तो फिर वो आप किसकी मदद से जानते हैं? इकनॉमिक इंडिकेटर की मदद से। तो इकनॉमिक इंडिकेटर एक स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक मतलब एक मेजर है, एक नंबर है ये, जो कि इकनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता है कि इकनॉमिक एक्टिविटी हो किस तरीके से रही है। अब हमें जो है ये इकनॉमिक इंडिकेटर कंप्यूट करने हैं। इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो एक ऐसा नंबर होते हैं, एक ऐसा स्टैटिस्टिक होते हैं जो कि हमें इकोनॉमी के बारे में बता रहे होते हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है। इकनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि डिफरेंट टाइप की है, इस वजह से इंडिकेटर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब ये इंडिकेटर कंप्यूट क्यों किया जाता है?
तो इसके दो रीजंस हैं। पहले तो हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं कि इकोनॉमी ने जो पास्ट में परफॉर्मेंस दी है वो दी किस तरीके की है, यानी इकोनॉमी ने किया क्या है। और इसके अलावा हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, और इसके अलावा हम उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इस इंडिकेटर्स की मदद से, मतलब इन इंडिकेटर्स को पढ़ने के बाद उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को हम पॉलिसीज़ बना के कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको ना बताए कि एक मुल्क की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है और फ्यूचर परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो फिर आप इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो रैंडमली परफॉर्म होंगी, तो फिर सारे के सारे जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ ज़ाया भी हो सकती हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से इकोनॉमी को लेकर चलना है, तो इसको फिर मेजर करना पड़ता है। तो हमारे पास तीन बातें एक्सप्लेन हो गई। एक तो इकोनॉमी क्या होती है, वो एरिया जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन हो। दूसरा, इकोनॉमिक एजेंट्स वो लोग हैं, वो पार्टीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगी। और इकोनॉमिक इंडिकेटर वो मेजर है जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं, और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को हम लोग इसको जानने के बाद पॉलिसीज़ बनाकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस किस किस्म के होते हैं, यानी कौन कौन सी काइंड्स के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की दो तरीके से किस्में हैं, एक टाइमिंग के लिहाज से और एक डायरेक्शन के लिहाज से। हम दोनों को पढ़ेंगे, टाइमिंग के लिहाज से भी देखेंगे और डायरेक्शन के लिहाज से भी देखेंगे। और आगे आने वाले जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अलग अलग लेक्चर हैं, इसमें एक एक इकोनॉमिक इंडिकेटर को अलग अलग लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उसमें पहले आपको यही देखना है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये टाइमिंग वाइज कौन सा है और डायरेक्शन वाइज कौन सा है। फिर हम उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसको कैलकुलेट करना देखेंगे और ये देखेंगे कि इकोनॉमी के बारे में वो क्या हमें बताता है। तो अभी पहले हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है वो टाइमिंग वाइज जो है वो कौन सी हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। तो टाइमिंग के लिहाज से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तीन काइंड के हैं, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। तो नाम से ही जाहिर है, लीडिंग इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो लीड करेगा, लैगिंग इंडिकेटर मतलब जो बाद में आ रहा है, कोइंसिडेंट मतलब जो साथ में आ रहा है। तो इसको अब देखते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या हैं? तो लीडिंग इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होंगे, हम पढ़ेंगे तब इंडिकेटर्स को, तो फिर आपको बेहतरीन तरीके से इसके बारे में पता चलेगा कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। मतलब अभी तो आपको उसके काइंड्स वगैरह बता दी जाएंगी, अलग अलग हर इंडिकेटर पढ़ेंगे आप, तो फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप होगी। तो लीडिंग इंडिकेटर्स ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पहले चेंज हो जाते हैं और इकोनॉमी जो है वो बाद में चेंज होती है। मतलब एक ऐसी चीज़ होगी जो पहले तब्दील हो जाएगी और उसकी तब्दीली के बाद जनरल इकोनॉमी तब्दील हो रही होगी। तो जनरल इकोनॉमी क्योंकि बाद में तब्दील होगी और वो पहले तब्दील हो जाएगा, तो हमें पहले से इंडिकेट कर देगा कि आगे क्या सूरत हाल होने वाली है। तो ऐसे इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं? लीडिंग इंडिकेटर। मिसाल के तौर पर जो है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं या फिर कंजम्पशन जो है गुड्स एंड सर्विसेज से कम होना शुरू हो जाए। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होना शुरू होने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो है वो डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी और पूरी इकोनॉमी सफ़र करेगी। इसका मतलब है कि कंजम्पशन कम होना हमें फ्यूचर इकोनॉमी के बारे में बता रहा है कि फ्यूचर इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जाने वाली है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पहले नेगेटिवली या पॉजिटिवली चेंज होकर हमें इकोनॉमी की जो है वो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के बारे में पहले से बता देते हैं। तो ये चेंज हो जाते हैं बिफोर एवरीथिंग एल्स चेंजेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के तब्दील होने से पहले ये खुद चेंज हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि भाई ये इम्प्रूव हो जाते हैं इकोनॉमी से पहले, इससे पहले कि पूरी इकोनॉमी इम्प्रूव हो, ये इम्प्रूव हो जाते हैं। और ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं इससे पहले कि पूरी इकोनॉमी डिक्लाइन हो। यानी अगर ये डिक्लाइन हो रहे हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, तो इसका मतलब है फ्यूचर में इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो जाएगी। और अगर ये इंप्रूव हो रहे हैं तो उसका मतलब फ्यूचर में भी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। तो क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर्स जो हैं ये हमें इकोनॉमी की डायरेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं, तो लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पस पे बताते हैं। तो हम शॉर्ट टर्म बेसिस पर इकोनॉमी को इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कि एक्सपेंशन की तरफ जाना है या फिर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाना है। और एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मूड ये इकोनॉमी का बता देते हैं। अब अगर इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आ रहा है, तो हम काउंटर साइक्लिकल स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं और कुछ ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन को हम रोक सकें। और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है तो भी हम ऐसे काउंटर साइक्लिकल स्टेबलाइजेशन जो है वो एक्शन ले सकते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी को हम जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है उससे रोक सकें। तो लीडिंग इंडिकेटर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि ये
असल तब्दीली से पहले यानी ओवरऑल तब्दीली से पहले इकोनॉमी की हमें इंडिकेट कर देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में एवरेज वर्क वीक कितना है, मतलब कि कितने घंटे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब अगर ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एवरेज अगर बढ़ता चले जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की वर्किंग बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब है इकोनॉमी डेवलप हो रही है और आने वाले ज़माने के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और अगर इसके उल्टे भी देख सकते हैं आप, न्यू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, अगर न्यू कंपनीज आ रही हैं इसका मतलब क्या हुआ कि नई कंपनीज आने की वजह से बिजनेस बढ़ेगा, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो कंट्री क्या करेगा, डेवलप करेगा। कंट्री डेवलप करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो न्यू कंपनीज पहले आएंगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में आएगी। इस वजह से न्यू कंपनीज का आना ये एक लीडिंग इंडिकेटर्स है। ऑर्डर रिलीज्ड, ऑर्डर रिलीज का मतलब क्या हुआ कि भाई ऑर्डर्स लोग जो हैं वो दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए कि भाई हमें ये गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो जितने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो अगर ऑर्डर्स आना शुरू हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में इकोनॉमी जो है वो डेवलप करने वाली है। तो ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है कि पहले से बता रहे हैं हमें कि इकोनॉमी फ्यूचर में क्या होगी, डेवलप होगी, क्योंकि ऑर्डर अभी आ रहे हैं और इकोनॉमी फ्यूचर में डेवलप हो जाएगी ऑर्डर आने की वजह से। इंडेक्स ऑफ स्टॉक प्राइजेस, स्टॉक प्राइजेस में अगर इंडेक्स बढ़ रहा है यानी उसकी जो एक्टिविटीज बढ़ रही है, इसका मतलब है बिजनेस की तरफ लोगों का रुझान आ रहा है, और जब लोगों का रुझान बिजनेस की तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि इकोनॉमी डेवलप होगी। तो इकोनॉमी डेवलप बाद में होगी और पहले जो है वो स्टॉक इंडेक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको उल्टा करके भी आप देख सकते हैं। प्राइजेज ऑफ सेंसिटिव कमोडिटीज़, ऐसी कमोडिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी नीड होती है पब्लिक को या बहुत ज़्यादा ज़रूरी कमोडिटीज़ हैं, अगर उनकी प्राइजेस कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट, अगर जितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स डेवलप हो रही है इसका मतलब है लोगों के यहाँ पैसा है, लोग उसे कंज्यूम करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन होगी और कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट जो भी हैं वो उससे भी हमें पता चलता है कि इकोनॉमी जो है वो डेवलप होने वाली है या इकोनॉमी जो है वो डाउन जाने वाली है। तो ये भी हमें पहले से बता देता है। इसके अलावा हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स और लाइबिलिटीज ड्यू टू बिजनेस फेलियर, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स क्यों हैं, क्योंकि ये पहले चेंज होते हैं और पहले चेंज होकर ही हमें इकोनॉमी के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमी फ्यूचर में कैसे होगी। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, जनरल पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट इनके चेंज होने के बाद आता है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर कौन सा है, लीडिंग इंडिकेटर टाइमिंग वाइज। टाइमिंग कैसे कि भाई इनका पहले टाइम आ रहा है और जनरल इकोनॉमी का बाद में टाइम आ रहा है। अब बेनिफिट ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स, यानी अगर लीडिंग इंडिकेटर्स आपको पता है इकोनॉमी के तो उससे क्या फ़ायदा है। इससे फ़ायदा क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रेडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स को। ऑफ कोर्स लीडिंग इंडिकेटर चेंज होता है तो उससे आप फ्यूचर में जो होने वाला है उसको फिर जान सकते हैं। इसके अलावा फोरकास्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या आने वाली है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स को, मतलब कि जो बिजनेस साइकिल्स हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं पहले से। इसके अलावा अगर आपको पहले से मालूम चल जाएगा तो आप करेक्टिव जो है वो मेजर्स भी ले सकते हैं एडवांस में। और इसके अलावा आप इकोनॉमिक पॉलिसी भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉनेटरी फ्रेमवर्क बना सकते हैं। और इसके अलावा जो साइक्लिकल इंडिकेटर्स हैं वो पहले से हमें वार्निंग दे देते हैं कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है, तो हम उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी काइंड हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की आ जाती है, वो क्या कहलाते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स। नाम से ही जाहिर है कि लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब जनरल इकोनॉमी में पहले तब्दीली होगी और इन इंडिकेटर्स में बाद में तब्दीली होगी। असल में पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद इन इंडिकेटर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, इनको मेजर किया जाता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर्स क्या हैं, ये ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि ऑब्जर्व होते हैं उस वक्त जब हर चीज़ इकोनॉमी में क्या हो चुकी होती है, तब्दील हो चुकी होती है। तो जाहिर सी बात है जैसे हम जीडीपी कंप्यूट करते हैं, तो जीडीपी हम कब कंप्यूट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के परफॉर्म होने के बाद। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कब कंप्यूट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद। और जीडीपी पर कैपिटा कब निकालते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म होने के बाद क्योंकि हम कंप्यूट करते हैं, इस वजह से ये लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ये बताते तो हैं इकोनॉमी के बारे में, लेकिन पास के बारे में बताते हैं, जबकि लीडिंग इंडिकेटर इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। लैगिंग इंडिकेटर्स हिस्टोरिकल होते हैं नेचर में, मतलब ये इकोनॉमी के पास के बारे में बता रहे होते हैं और करंट एक्टिविटी से इसका ताल्लुक नहीं होता। ये बताते हैं कि माजी में क्या हुआ था। और ये कैलकुलेट कब होते हैं, ये साल के एंड में या फिर जो पीरियड के एंड में या फिर एक्टिविटी के परफॉर्म होने के बाद।
और इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या थी और हम माजी के इस इंडिकेटर को फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पूरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक लंबे पीरियड का जब वो आ जाएगा इंडिकेटर, तो हम उसकी मदद से फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की। और इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि भाई माजी में जो इकोनॉमी थी वो एक्सपेंशनरी थी या कॉन्ट्रैक्शनरी थी, अभी क्या है, और फ्यूचर में हम किस तरीके से इसको अपने फेवर में लेके जा सकते हैं। तो दो हमारे इंडिकेटर्स हो गए। लीडिंग इंडिकेटर्स पहले तब्दील होकर हमें बता देते हैं कि इकोनॉमी कैसे तब्दील होने वाली है, फिर हम उसके मुताबिक मेजर्स लेते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में परफॉर्म होने के बाद हमें बताते हैं कि माजी में क्या सूरत हाल रही थी। अब हमारे पास आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स लैगिंग इंडिकेटर्स की। अब देखें ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, CPI, ट्रेड बैलेंस, कॉर्पोरेट अर्निंग, इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्ट्रेंथ, ये सब जो है ये हम लोग ज़्यादातर कंप्यूट करते हैं इन एक्टिविटी के परफॉर्म होने के बाद। तो ये सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर्स की एग्जाम्पल हैं। अब इसमें एक बात बड़ी गौरतलब है कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो लीडिंग इंडिकेटर्स भी होते हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स भी होते हैं और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो जैसे करेंसी स्ट्रेंथ, आप करेंसी स्ट्रेंथ अगर आप एक्टिविटी के परफॉर्म होने के बाद कंप्यूट कर रहे हैं तो वो लैगिंग इंडिकेटर हो जाएगा। और करेंसी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, अगर आप उसे डेली बेसिस पे कंप्यूट कर रहे हैं और आवर टू आवर कंप्यूट कर रहे हैं तो वह फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है और टाइम टू टाइम भी बता सकता है। तो कुछ फैक्टर्स जो हैं, कुछ हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो तीनों कैटेगरी में लाया कर सकते हैं। अब तीसरी काइंड हो गई हमारी कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। देखिए हमने पीछे क्या देखा था कि हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं टाइमिंग के लिहाज से। एक हमारे पास है लीडिंग इंडिकेटर्स, एक है हमारे पास लैगिंग इंडिकेटर और एक है कोइंसिडेंट इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर खुद पहले तब्दील होता है, इकोनॉमी बाद में तब्दील होती है, जनरल इकोनॉमी। लैगिंग इंडिकेटर वो इकोनॉमी एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद फिर कंप्यूट होता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम चलती है। कोइंसिडेंट इंडिकेटर तीसरा हो गया, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। सही, तो कोइंसिडेंट इंडिकेटर क्या है? ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि तकरीबन उसी वक्त तब्दील होते हैं जब जनरल इकोनॉमी क्या हो रही होती है, तब्दील हो रही होती है। तो इससे हमें करंट एक्टिविटी का मालूम चल जाता है। तो ये बिल्कुल जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी तब्दील हो रही होती है उसी वक्त तब्दील हो रहे होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और नॉन एग्रीकल्चर पेरोल। भाई जैसे जैसे ये तब्दील होंगे, अब जाहिर सी बात है देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बढ़ रही है तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी उसी वक्त। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी मतलब इंप्रूव कर जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल बढ़ेगी तो इकोनॉमी डेवलप कर जाएगी। एवरेज आवर्स वर्कड इन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, या मतलब तमाम इंडिकेटर्स जो हैं, ये हमारे पास कोइंसिडेंट इंडिकेटर में आते हैं। तो हमें यहाँ तक क्या मालूम चला कि अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख रहे हैं टाइमिंग वाइज, तो उसकी टाइमिंग 3 है। या तो इकोनॉमिक इंडिकेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी के परफॉर्म होने से पहले हमें पता चल जाएगा तो वो लीडिंग इंडिकेटर कहलाएगा, या फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के परफॉर्म होने के बाद आएगा तो वो फिर हमारी लैगिंग इंडिकेटर कहलाएगा, या फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो हमारे पास एक्टिविटी के इकोनॉमिक एक्टिविटी के परफॉर्म होने के साथ साथ आ रहा होगा तो वो कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर कहलाता है टाइमिंग के लिहाज से। तो यहाँ एक बात और भी आपको बता दी गई है कि भाई कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है ऐसा भी हो सकता है कि वो लीडिंग इंडिकेटर में भी आए, लैगिंग इंडिकेटर में भी आए और कोइंसिडेंट इंडिकेटर में भी लाए करें। अब हम जा रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर की डायरेक्शन के लिहाज से काइंड में। डायरेक्शन के लिहाज से मतलब कि जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जा रही है वैसा ही हमारा जो है वो इंडिकेटर जा रहा है या नहीं, मतलब जिस डायरेक्शन में इंडिकेटर मूव कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी मूव कर रही है या फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन इकोनॉमिक इंडिकेटर और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों की डायरेक्शन सेम है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक इंडिकेटर की डायरेक्शन डिफरेंट है, ये हमें जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की ये काइंड बताएगी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बाय डायरेक्शन। तो इसमें 3 है, प्रो साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल एंड असाइक्लिकल। तो प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स क्या हैं कि प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो ये जो प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स हैं ये भी बढ़ेंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर डिक्लाइन हो रही है तो ये भी प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स भी डिक्लाइन हो जाएंगे। काउंटर साइक्लिकल इंडिकेटर्स क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर इंप्रूव हो रही है तो ये डिक्लाइन होंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर डिक्लाइन हो रही है तो ये इंप्रूव होंगे। और असाइक्लिकल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं
जिनका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई कोरिलेशन नहीं होता। अब इनको हम देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है हमारे पास, प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स। तो प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स क्या है, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ। इकोनॉमिक वो बढ़ेगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होगी, और वो कम हो रहा होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही होगी। जैसे जीडीपी, जीएनपी, पर्सनल इनकम, अगर ये इंप्रूव होते हैं तो उस वक्त जनरल इकोनॉमी भी क्या हो रही होती है, इंप्रूव हो रही होती है। इसी वजह से इनको प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स कहते हैं। प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर्स के अंदर सीपीआई भी आ सकता है। सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब जनरल इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, जीडीपी बढ़ रही होती है, तो सीपीआई भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने की वजह से कंजम्पशन का जो कॉस्ट है, हमारे जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ जाएगी, तो कंजम्पशन वगैरह और वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन तो बढ़नी ही है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर जो हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इन शॉर्ट सीपीआई और जीडीपी का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो जब जीडीपी बढ़ती है, जब सीपीआई बढ़ती है तो जीडीपी में भी इजाफा होता है। तो जो सीपीआई है वो प्रो साइक्लिकल इंडिकेटर है। अब आइए हम काउंटर साइक्लिकल इंडिकेटर को देखते हैं। तो काउंटर साइक्लिकल इंडिकेटर में हमें देखना है कि भाई काउंटर साइक्लिकल इंडिकेटर है क्या। तो काउंटर साइक्लिकल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा जनरल इकोनॉमी के लिहाज से। यानी जनरल इकोनॉमी बढ़ रही होगी तो ये कम हो रहा होगा, जनरल इकोनॉमी कम हो रही होगी तो ये बढ़ रहा होगा, और इसका जो रिलेशन है वो जनरल इकोनॉमी से नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जब वो बढ़ता है तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमी की एक्टिविटी होती है वो कम हो रही होती है, जब भी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होता है। और जब जनरल इकोनॉमी लेवल में इजाफा हो रहा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी हो रही होगी। मतलब अगर जीडीपी बढ़ती है, जनरल इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और अगर जीडीपी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। अब हमारे पास असाइक्लिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर। असाइक्लिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा है जिसका कोई रिलेशन नहीं होता इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े तो ये इंडिकेटर कम हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो तो ये इंडिकेटर बढ़ रहा हो। यानी इस इंडिकेटर के बढ़ने या कम होने की वजह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अमाउंट ऑफ चैरिटी और नंबर ऑफ चैरिटी हाउसेस। अब जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चैरिटी हमारे मुल्क में दिया जाएगा उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि चैरिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, चैरिटी कम होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आएगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसका कोई रिलेशन इससे नहीं होता। अब देखें, अब हमें यहाँ तक क्या मालूम चल गया कि जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो टाइमिंग के लिहाज से भी हमें देखने पड़ते हैं और डायरेक्शन के लिहाज से भी। टाइमिंग के लिहाज से तो हमें देखना है तो हमें देखना पड़ता है कि लीडिंग है, लैगिंग है या कोइंसिडेंट इंडिकेटर है। और अगर हमें जो है वो डायरेक्शन के लिहाज से देखना है तो हमें देखना पड़ता है कि प्रो साइक्लिकल है या फिर काउंटर साइक्लिकल है या असाइक्लिकल है। अब मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं किसकी, सीपीआई की। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम देखें तो पहले हम इस इंडिकेटर को जो है वो देखेंगे टाइमिंग के लिहाज से। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर कंटिन्यूस बेसिस पे कंप्यूट किया जा रहा है तो टाइमिंग के लिहाज से ये लीडिंग इंडिकेटर भी हो सकता है, और अगर ये एक पीरियड के बाद कंप्यूट किया जा रहा है तो ये लैगिंग इंडिकेटर हो जाएगा। टाइम टू टाइम हो रहा है तो ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर भी हो सकता है। मतलब ये डायरेक्शन, ये हो गया टाइमिंग के लिहाज से। और डायरेक्शन के लिहाज से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारे पास कौन सा इंडिकेटर हो जाएगा, काउंटर साइक्लिकल। कैसे? क्योंकि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम होता है तो फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही होती है। तो हमें अपनी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसको टाइमिंग के लिहाज से भी देखना पड़ेगा और डायरेक्शन के लिहाज से भी देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिहाज से कौन कौन से हो गए, रिपीट कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिहाज से हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर, लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंट। और टाइमिंग उसके लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से वो टाइमिंग के लिहाज से थे। डायरेक्शन के लिहाज से कौन कौन से इंडिकेटर हो जाएंगे हमारे पास, प्रो साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल एंड असाइक्लिकल। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो बताए गए हैं, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इनके सबके अलग अलग लेक्चर्स होंगे। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं है कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा नहीं होते। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो डेवलप होते रहते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। तो हमें जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर कोई भी नया नज़र आए तो हमें उसे पढ़ लेना चाहिए
और इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वेज आते हैं उसको पढ़ना चाहिए ताकि, और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ताकि हर इकोनॉमिक इंडिकेटर के जो बारे में हमें पता हो। लेकिन यहाँ पर एक जर्नल लिस्ट बनाई गई है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पर कैपिटा इनकम, जीनी कोफिशिएंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मनी सप्लाई, स्टॉक और स्टॉक मार्केट इंडेक्स, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेक्स रेट, existing home construction, changes in physical quality of life, proportion of worker in agriculture, life expectancy, retail trade, taxation literacy ratio वगैरह वगैरह, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। तो इन सबको हमें अलग अलग देखना है। तो ये पूरी जो हमने सीरीज़ बनाई है, ये पूरी सीरीज़ आपको इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है कि आप जो है एक मुल्क को या अपनी इकोनॉमी को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जब बात होती है ना इकोनॉमी की, तो फिर टर्मिनोलॉजी में बात होती है और डायरेक्ट कहा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% है या इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है। अब आपको इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पर कैपिटा इनकम, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी कंप्यूटेशन, इसकी इम्प्लीकेशन नहीं पता, तो फिर आप वो जो रेट बताया जा रहा होता है उसको नहीं समझ सकते कि ये क्या बताया रहा है ये रेट। इसी वजह से हमको इकोनॉमिक इंडिकेटर की एक बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसी वजह से इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि बुक्स के अंदर इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता तो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जब पाकिस्तान इकोनॉमी स्टूडेंट पढ़ते हैं या फिर दूसरी जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट पढ़ते हैं, जनरल इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर जब ये जो इंडिकेटर्स के नेम आते हैं तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता बेचारे को ये क्या है। तो हम लोग जो है वो जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हम पढ़ेंगे, हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसकी कंप्यूटेशन भी देखेंगे, उसकी इम्प्लीकेशन भी देखेंगे, उसकी मदद से इकोनॉमी जो है उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन की जा सकती है, और भी जो जो फैक्टर्स उसके इन्वॉल्व होंगे वो सब हम देखेंगे और मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रिहेंसिवली उस जो हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। अब हम सेपरेट लेक्चर्स हम आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के देने वाले हैं। सी यू। तो तैयार रहें और इस लेक्चर को याद रखिएगा, क्योंकि वो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की काइंड की हेल्प लेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस और के बारे में बताता है, प्रेडिक्शन के बारे और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसकी मदद से हम इसके जो काइंड्स हैं, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट इंडिकेटर, प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल एंड असाइक्लिकल इंडिकेटर, इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो है जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसको बेहतरीन स्टाइल में समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।